जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शहबाज़। एक अच्छा रिसर्चर कैसे बना जा सकता है, उसके पार्ट सोम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो पिछले 2 पार्ट्स में हमने बात की थी। हम पहले पार्ट की बात करते हैं जहाँ मैंने ज़िक्र किया था कि एक अच्छा रिसर्चर बनने के लिए जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो ये है कि हमें मिनिमम 4 से 6 घंटे और मैक्सिमम 6 से 8 घंटे बैठकर पढ़ने की आदत डालनी चाहिए वन गो के अंदर। उसके बाद फिर आपसे मैंने बात की थी कि अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो दूसरा इसका पॉइंट है, चूँकि ये मैं अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर कर रहा हूँ, तो इसको आप ये कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपसे जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये लर्निंग बाय डूइंग से हैं। और उसमें हमने ये बात की थी कि जब आप किसी मुल्क की एक मुल्क की स्टडी को दूसरे मुल्क की स्टडी के ऊपर रेप्लिकेट करते हैं, तो कम से कम कुछ हद तक उन दोनों ममालिक के दरमियान जो सिमिलैरिटीज़ हैं उसका ख्याल हमें करना चाहिए कि इधर उनका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है, या उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वो एक जैसा है, या उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वो एक जैसा है, या उनका आप कल्चर स्ट्रक्चर है वो एक जैसा, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी जो उन कंट्रीज़ के अंदर देखनी चाहिए, तब हम उस स्टडी को रेप्लिकेट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे मैंने कहा था कि हमें थोड़ा-सा ये भी देखना चाहिए कि हमारा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए थ्योरी के अंदर। वो चाहे कोई वेरिएबल चेंज करने की फ़ॉर्म में हो, चाहे वेरिएबल को जो मॉडल उसको मॉडिफ़ाई करने की फ़ॉर्म में हो, और बहुत सारी चीज़ें हम उसमें कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरी बात जो चूँकि मैंने आपसे की थी, बेसिक तीसरा पार्ट है जिसमें हम जो तीसरी बात मेन होगी वो हम आगे जाके करेंगे। उसमें मैंने आपसे कहा था कि हमें ये भी देखना चाहिए कि जो डेटा सेट हम सेलेक्ट कर रहे हैं बेसिकली, वो डेटा सेट जो है वो हमें बताता है कि हमारा जो स्टडी है उसकी नेचर क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है। बाज़ ममालिक जो उनकी उनकी हिस्ट्री जो 600 साल पुरानी है, बाद की 400 साल है, बाद की 200 साल, फिर कुछ कंट्रीज़ की 100 साल है, कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनको 50 साल हुए हैं दुनिया के ऊपर, दुनिया के नक्शे के ऊपर आए हुए, कुछ 70 साल हो गए हैं, शायद इससे भी ज़्यादा। अगर पाकिस्तान के केस में बात हम करें तो हम 73-74 की बात करते हैं, क्योंकि उसके बाद ये आप देखें 71 में देखें पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, तो इसलिए हमें थोड़ा स्टेबिलिटी जो है या बेस ईयर जो 1972 लेना पड़ता है, उससे हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ें जब होती हैं, अगर आप देखें कि ओवरऑल जब हम बात करते हैं, जो भी आपका सैंपल पीरियड सेलेक्ट करते हैं आप लोग, उसमें देखा जाता है कि आया कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी की बात करते हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल जो हैं, क्या उनका जो जो ट्रेंड है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक ही जैसा रहा है, कि या उसमें कुछ चेंजेस भी आई? लेट्स से हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि 1972 से ऑनवर्ड अगर देखा जाए 2020 तक, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है या ग्रोथ रेट जो है, उसी को आप देख लें, उसका ग्राफ जो है वो भी आपका फ्लक्चुएट कर रहा होगा। और अगर आपने बड़े रैपिड या फ्लक्चुएशन देखनी हो, तो फिर स्टॉक मार्केट का डेटा जो है उसको आप देखें, उसके अंदर आपको वो चीज़ वाज़ेह नज़र आएगी। अब ये जो फ्लक्चुएशंस वेरिएबल के अंदर होती है, ये बेसिकली जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट की होती हैं, उसके पॉजिटिव या नेगेटिव जो इफेक्ट्स होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के ऊपर, वो हमें शो हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे बात की जाए, जब ये गवर्नमेंट हमने दी थी पीटीआई को, तो उस वक़्त जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था वो तकरीबन 5.5 था, कुछ 5.6 भी बताते हैं, कुछ जगह 5.4 भी आता है। लेकिन आज आप देखें कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट जो है वो माइनस 0.4 चला गया। तो इसका मतलब ये है कि वो विद द पैसेज ऑफ डिक्लाइन आया है। अब वो कुछ भी कहा जाए, पिछले कर्जों की बात की जाए, या ये कहा जाए मुल्क जब दिया गया था वो बहुत ख़राब था, लेकिन एक बात तय है कि इन 3 सालों में पॉलिसीज़ कुछ इस तरह की इम्प्लीमेंट हुई हैं कि जिसकी वजह से वेरिएबल की परफॉर्मेंस बेहतर होने जाए, बल्कि डाउन हुई है। तो ये इस तरह के जो चेंजेस होते हैं वेरिएबल के अंदर, इसकी भी वजूहात जो हैं वो हमें बतानी होती हैं। लेकिन उससे पहले हमें वो स्ट्रक्चरल पॉइंट फाइंड करना होता है कि जिसकी वजह से ये चीज़ें सारी बेसिकली जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल उसका ट्रेंड जो डाउन आया है। उसमें भी चूँकि आपसे मैंने पहले बात की थी, देखें अगर आप मेरे पेपर पढ़ते हैं, ये मेरा काम आप देखें, तो उसमें मैं पहला टेबल जो मेरा होता है, अब शर्तिया कि मैं कोई लिटरेचर रिव्यू का टेबल पेश ना करूँ, तो मेरा एम्पिरिकल टेबल जो पहला होता है वो पेयर वाइज कोरिलेशन और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का होता है। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक टेस्ट होता है जिसको हम जैरक बेरा टेस्ट कहते हैं, वो मैं अप्लाई करता हूँ। तो वो बेसिकली हमें बताता है कि हमारा जो डेटा है जो अब हमने सेलेक्ट किया है, वो उसकी नेचर वो लीनियर टाइप है या नॉन लीनियर टाइप है। वो कैसे हमें पता चलता है कि अगर हमारा जो जैरक बेरा टेस्ट वो रिजल्ट हमें ये शो करे कि हमारा जो वेरिएबल है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, तो फिर हमें जो लीनियर साइड है अप्रोचेस की उधर हमें जाना चाहिए। अगर वो जैरक बेरा टेस्ट ये कहे कि हमारा डेटा जो उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो फिर हमें नॉन लीनियर अप्रोच जो उसकी तरफ जाना चाहिए। तो अब ये दोनों दुनिया जो बिल्कुल सेपरेट हैं। लेकिन अभी हम जो लीनियर अप्रोच है उसकी हम बात करें, उससे पहले जो आपसे मैंने बात कही थी कि वो जो बेसिकली हमारे पास
पेयर वाइज कोरिलेशन होती है। ऑल द कोरिलेशन का मतलब इंटरडिपेंडेंस होता है बिटवीन टू वेरिएबल्स, लेकिन हमें वो भी बेसिक वहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमारा जो वेरिएबल है उसका इम्पैक्ट जो है वेरिएबल का रिलेशनशिप जो आपस में बेसिकली वो क्या होगा। तो कोरिलेशन के बेस के ऊपर हम थोड़ा बहुत जो हमें ना गैस मिल जाता है या क्लू मिल जाता है। अच्छा, अब जब आप आते हैं टाइम सीरीज डेटा की बात करते हैं, पैनल को फिर हम एक साइड पे छोड़ देते हैं कि उसमें सबसे पहले जो बात होती है, हम देखते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है उसके अंदर कहीं यूनिट रूट प्रॉब्लम तो नहीं है, या वेरिएबल जो है वो लेवल के ऊपर स्टेशनरी तो नहीं है। जब हम यूनिट रूट प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो वेरिएंस है उस वेरिएबल का विद द पैसेज ऑफ टाइम जो वेरी कर रहा है, मतलब कि वो चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब कि डेटा सेट जो है उस वेरिएबल या एक वेरिएबल के बाद उसमें यूनिट रूट प्रॉब्लम है या डेटा स्टेशनरी नहीं है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आपका वेरिएंस जो है उस रेलिवेंट वेरिएबल को चेंज ना हो तो हम कहते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है वो स्टेशनरी है। तो ये भी हमें चीज़ जो देखनी चाहिए। लेकिन अब मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि क्या वो सारे पुराने टेस्ट, जैसे ऑगमेंटेड डिकी टेस्ट की बात करते हैं, फिलिप्स पैरम की बात हम करते हैं, DFS टेस्ट जो है उसकी बात हम करते हैं, या GLS टेस्ट उसकी बात करते हैं, और बहुत सारे जो ट्रेडिशनल यूनिट टेस्ट हैं जो स्ट्रक्चरल ब्रेक की इंफॉर्मेशन अपने अंदर अकोमोडेट नहीं करते, क्या इस सारे पीरियड के अंदर वो जो वेरिएबल्स हैं क्या वो वैलिड हैं अगर हम उनको अप्लाई करते हैं? अगर तो आप उनको अप्लाई करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपसे मैंने पहले कहा कि आप उन वेरिएबल्स का जब ट्रेंड देखते हैं तो उसके अंदर आपको ट्रेंड के अंदर या ग्राफ के अंदर फ्लक्चुएशन नजर आ रहा है। वेरिएबल जो एकदम से ऊपर बढ़ जाते हैं, एकदम से वो नीचे आ जाते हैं, इसका मतलब ये है कुछ ना कुछ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से वेरिएबल मजबूर हुए अपना ट्रेंड चेंज करने में। तो वो बेसिकली हमें स्ट्रक्चर पॉइंट जो वो ढूंढने होते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो ट्रेडिशनल यूनिट टू टेस्ट है उसको अवॉइड किया जाए। हाँ, उनको आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी करता हूँ। अप्लाई करके आप ये कहें कि इन टेस्ट के ऊपर हम इतना रिलाई नहीं कर सकते, उसकी वजह ये है कि ये जो स्ट्रक्चरल ब्रेक इन्फॉर्मेशन है वो ये टेस्ट हमें नहीं बता पा रहे, इसलिए हम अगले टेस्ट जो है उसकी तरफ मूव करेंगे। अब उसमें अगर आप ईव्यू इस्तेमाल करते हैं, 2009 में एक ADF टेस्ट जो स्ट्रक्चरल ब्रेक के साथ आया, जेवियर एंड्रयू टेस्ट, और बहुत सारे टेस्ट हैं, डबल स्ट्रक्चरल ब्रेक टेस्ट हैं, ट्रिपल स्ट्रक्चरल ब्रेक टेस्ट है। मेरा एक अपना टेस्ट जो मैं 2018 में डेवलप किया था, सोर शार्प एंड स्मूथ स्ट्रक्चरल ब्रेक टेस्ट। तो ये इस तरह के बहुत सारे टेस्ट हैं जो आप अप्लाई करके यूनिट प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर डिसीजन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पहला स्टेप जो है उसी के ऊपर आप इंफॉर्मेशन जो है वो रॉन्ग आपको वसूल होगी, वो जो ट्रेडिशनल टेस्ट आप अप्लाई करते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप पहले पॉइंट से ही वो डी ट्रैक हो गए, तो नेक्स्ट जितनी भी आपकी फाइंडिंग्स होगी वो फिर उसको अम्बिगुअस ही हम कह सकते हैं, उसके ऊपर हम रिलायबिलिटी शो नहीं कर सकते। इसी तरह जब आप हमें वो जायक वाला टेस्ट ये बता देता है कि ठीक है हमारा डेटा जो है उसमें नॉर्मेलिटी नहीं है, तो फिर हम मूव करते हैं नॉन लीनियर जो अप्रोचेस साइड है, तो उसमें देखें फिर हमें टेस्ट जो है वो भी नॉन लीनियर अप्लाई करने चाहिए। अब उसके बाद फिर हमें जो आगे को इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं वो भी हमें नॉन लीनियर अप्लाई करनी चाहिए। अब जब नॉन लीनियर यूनिट टू टेस्ट की बात करते हैं, बहुत सारे टेस्ट हमारे पास आ जाते हैं। नॉन लीनियर के अंदर ही क्विंटाइल टेस्ट आ जाता है, इसी तरह क्विंटाइल को इंटीग्रेशन भी है। अगर हम नॉन लीनियर ARDL की बात करें, आप फिर उसके बाद बूटस्ट्रैपिंग ARDL जो है उसको भी देखें, लेकिन वो थोड़ा सा लीनियर साइड पे आ जाता है। इसी तरह आप जैसे मैंने कहा था कि मेरा एक अपना टेस्ट जो हमारा अभी बस आने वाला है, उसमें क्वार्टरली हुई इकोनॉमिक फाइनेंस रिवीजन हमें मिली हुई है, उसमें रोलिंग विंडो ARDL है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हमें जब डिसीजन लेना होता है या मूव करना होता है एम्पिरिकल एनालिसिस की तरफ, तो जो स्टेप बाय स्टेप आपके पास जो टेबल्स मूव करते हैं या जो आप मेथोडोलॉजी अप्लाई करते हैं, वो मेथोडोलॉजी बेसिकली आपको गाइड कर रही होती है कि आपको इस साइड पे जाना चाहिए। अच्छा, उसके अंदर फिर एक और जो चीज़ देखें कि जब आप यूनिट टू टेस्ट इस तरह का अप्लाई करते हैं जिसमें स्ट्रक्चर ब्रेक की इन्फॉर्मेशन हो, हाँ कुछ लोग ये आर्गूमेंट करते हैं कि आप जो डबल स्ट्रक्चर ब्रेक टेस्ट अप्लाई क्यों नहीं करते, हालांकि बहुत सारे टेस्ट हैं। अब इशू ये होता है कि आप जब स्ट्रक्चर ब्रेक टेस्ट अप्लाई करते हैं, फिर जाहिर सी बात है उन स्ट्रक्चर ब्रेक्स को आपको उसमें भी शो करना चाहिए जो इंटीग्रेशन अप्रोच आप अप्लाई कर रहे हैं, या जो आप लॉन्ग रन शॉर्ट रन एनालिसिस के लिए अप्रोच अप्लाई करें उसके अंदर भी उस स्ट्रक्चर ब्रेक को मेंशन होना चाहिए। फिर इसी तरह आप ग्रेनुलर कॉजेलिटी जब अप्लाई करते हैं तो उसमें भी उस टेस्ट को होना चाहिए। तो इस तरह से मैं मोस्टली जो सिंगल स्ट्रक्चर ब्रेक टेस्ट जो है और उसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, एटलीस्ट वो एक डमी जो है उसकी बेस के ऊपर हम लोग जो है लॉन्ग रन शॉर्ट रन के अंदर डमी डाल के उसका इफेक्ट जो है वो दिखा सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को उसने कैसे नेगेटिवली इफेक्ट किया है या पॉजिटिवली इफेक्ट किया है। लेकिन जैसे आपसे मैंने कहा कि ये बूटस्ट्रैपिंग ARDL जो है उसकी जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन देखें, क्योंकि मैं तो अभी भी उसका जो है वो ईव्यूज वर्जन जो है वो इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन
आप अगर उसमें देखें तो उसके अंदर डबल ट्रिपल जो है वो स्ट्रक्चरल ब्रेक जो 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 ईयर्स हैं वो अकोमोडेट किए हैं ओरिजिनल ऑथर्स ने। तो ये चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। खाली सिंपली डेटा पकड़ा, उसके बाद ये जब किसी भी कंट्री का नाम लेके, सॉरी किसी भी कंट्री का डेटा पकड़ के उसको ईव्यूज़ के अंदर डाल दिया, तो वो देखें ईव्यूज़ तो कुछ ना कुछ आपको आउटपुट देगा, क्योंकि आप उसमें जो भी इनपुट डाल रहे हैं उसके मुताबिक उसने आपको आउटपुट जो है वो दे रही है। और वो एक सॉफ्टवेयर है, वो एक इंसान की तरह इतना अक्लमंद तो नहीं हो सकता, क्योंकि पीछे तो इंसान जो उसका दिमाग काम कर रहा है। इसलिए आप कोई भी डेटा सेट जो है, कोई भी वेरिएबल जो है, उसकी थ्योरी, उसकी अजम्पशंस, उसकी जो अदर लवाजमत हैं वो आपके जहन में होने चाहिए, उसके मुताबिक आपको चलना चाहिए। अच्छा, आप जब स्ट्रक्चरल ब्रेक यूनिट टू टेस्ट अप्लाई कर लेते हैं तो फिर ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप को जो भी उसमें वेरिएबल जो है वो आपके लेवल पे स्टेशनरी हो रहे हैं या आपके फर्स्ट डिफरेंस के ऊपर हो रहे हैं, तो उन स्ट्रक्चरल ब्रेक ईयर्स की जस्टिफिकेशन जो है वो आपको बतानी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक रीजंस। मतलब कि ये इस पीरियड के अंदर या उस साल में ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से वेरिएबल जो है वो आपका उसका ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया, या तो अपवर्ड चला गया या वो डाउनवर्ड चला गया। ये चीज़ें अगर आप वही काम मेरा काम पढ़ेंगे तो उसमें एटलीस्ट मैंने जो इकोनॉमिक रीजंस है वो प्रोवाइड करने की कोशिश की है, क्योंकि रिसर्च बेसिकली मैं ये कहना ये कोशिश का नाम होता है, और उस कोशिश को कामयाब करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात होती है कि वो बंदा ईमानदारी के साथ वो कोशिश करे, काम करे ईमानदारी के साथ, तो अल्लाह ताला की ज़ात जो आपको फल ज़रूर देती है। तो आपको इवन कि आप जब कोई भी ट्रेडिशनल टेस्ट भी लगाएंगे उसके अंदर बेशुमार जो इंडिकेटर्स शो करते हैं, नीचे आप टेबल देखें उसमें SIC का टेबल होता है, SPC का टेबल होता है, फिर इवन कि जब आप उसको यूनिट टू टेस्ट अप्लाई करते हैं पूरी आउटपुट दें तो नीचे उसके आप स्टैटिस्टिक्स भी दिया होता है। तो ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ इकोनॉमिक मीनिंग रख रही होती हैं। ये सिर्फ हमारी ड्यूटी है कि हम आंखें खोल के उस सारे रिजल्ट्स को देखें, तो फिर हमें सारी वो चीज़ें इकोनॉमिक्स की नज़र आएंगी उसके अंदर। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी लर्निंग जो है वो किस कदर हुई है, या आप कितना ज़्यादा सीखने के पीछे भागते हैं। तो ये ड्यूटी फिर आपकी है। और ये वही बात है कि जब तक ज़्यादा से ज़्यादा या पढ़ने की आदत डेवलप नहीं करेंगे या पढ़ेंगे नहीं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो उसके बारे में आपको पता चल सकेगा। अच्छा, जब आप ये चीज़ देखते हैं फिर हमें पता चल जाता है, ठीक है हमने जी स्ट्रक्चर ब्रेक यूनिट टू टेस्ट भी लगा के देख लिया, हमने जो ट्रेडिशनल टेस्ट है वो भी लगा के देख लिया। तो ट्रेडिशनल टेस्ट जो है उसने भी हमें यही बताया है कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो फर्स्ट डिफरेंस के ऊपर स्टेशनरी है इन द अब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक्स। जब हमने स्ट्रक्चर ब्रेक यूनिट टू टेस्ट लगाया तो उसने हमें ये बताया कि इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक्स जो वेरिएबल्स हैं उनका इंटीग्रेटिंग ऑर्डर 1 है या वेरिएबल फर्स्ट डिफरेंस के ऊपर स्टेशनरी है, तो फिर अगला जो स्टेप हमारा मूव होता है वो होता है कि हमें कौन सी कॉन्टिग्रेशन अप्रोच अप्लाई करनी चाहिए जो हमारे ADF के जो रिजल्ट्स हैं या हमारे यूनिट जो एनालिसिस है उसके रिजल्ट्स के मुताबिक हो। अब कुछ लोग जो हैं वो जनाब वो सिंपली अगर देखा जाए एंगल ग्रेंगर जो है वो भी कॉन्टिग्रेशन अप्रोच है, उसके बाद बहुत सारी आई, फिर जोहानसन की अप्रोच है, फिर पिजरान ARDL जो है वो अप्रोच है, बूट स्ट्रैपिंग जैसे आपसे मैंने कहा वो है। तो ये फिर हमें, और उसमें कुछ स्ट्रक्चर ब्रेक कॉन्टिग्रेशन अप्रोचेस भी हैं। तो मोस्टली फिर मेरे अगर एक्सपीरियंस की बात की तो मैं आज भी अगर ARDL इस्तेमाल करता हूँ तो वो बेस ऑन यूनिट टू स्ट्रक्चर ब्रेक यूनिट टू टेस्ट वो उसके अंदर डमी के इंक्लूड करता हूँ, ताकि वो जो स्ट्रक्चर ब्रेक का जायका है वो भी ARDL के अंदर आ जाए, ताकि मुझे कोई बंदा ये बात ना करे कि देखें आपने स्ट्रक्चर ब्रेक यूनिट टू टेस्ट तो लगा लिया लेकिन उस टेस्ट की वजह से जो स्ट्रक्चर ब्रेक ईयर आपका अपॉइंट हुआ है या इंडिकेट हुआ है उसको आपने ARDL के अंदर अकोमोडेट नहीं किया। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। तो इस तरह से चीज़ें फिर आपको वो शील्ड भी प्रोवाइड करती हैं ताकि आपका रिजल्ट जो है जस्टिफाई भी रहें और आप डिफेंसिव साइड जो है उसके ऊपर भी काम कर सकें। इसी तरह मेरे भाई जब आप ARDL इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक लगाते हैं उसके बाद आपको पता है कि ARDL का एक अपना प्रोसीजर है जिसमें वो कैलकुलेटेड एफ स्टैटिस्टिक्स जो है उसको फिर आप कंपेयर कर दें अपर एंड लोअर क्रिटिकल बाउंड के साथ। और फिर आपको ये भी बताया जाता है, बल्कि पढ़ते भी हम लिखा भी होता है कि जब आपका कंप्यूटर जो एफ स्टैटिस्टिक्स है वो अगर आपके अपर बाउंड से ज़्यादा हो तो हम कहते हैं कॉन्टिग्रेशन है, अगर लोअर बाउंड से ज़्यादा कम हो तो हम कहते हैं कॉन्टिग्रेशन है ही नहीं, अगर दोनों के दरमियान हो तो हम कहते हैं जो डिसीजन आपका वो इनकन्क्लूसिव है, मतलब कि इसके ऊपर हम कोई भी बात नहीं कर सकते ईदर कॉन्टिग्रेशन है या नहीं है। लेकिन उसमें फिर एक जो चीज़ जो कि आपने मैंने आपको बताया कि उसमें हमने वो डाला होता है वो क्या कहते हैं उसको डमी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी आपका सिलेक्टेड सैंपल है उसमें कॉन्टिग्रेशन भी है, लेकिन वो कॉन्टिग्रेशन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चरल ब्रेक्स है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके काम को बाकी सारे काम से
डिफरेंट जो है ना वो पेश करती हैं। और ये प्रेजेंटेशन जो होती है आपके एम्पिरिकल रिजल्ट्स की, ये बड़ी काउंट करती है कि आपने कितना सीरियसली जो है वो रिजल्ट जो है उनको एस्टिमेट किया है। क्योंकि जर्नल या जर्नल का एडिटर जो था वो हमेशा आपके काम की जो रिगरनेस है या उसको कहने रोबस्टनेस जो है ना उसको देख रहा होता है, उससे आपकी सीरियसनेस का अंदाज़ा हो जाता है। और वो जो सारी सीरियसनेस आपकी होती है वो सारी की सारी सीरियसनेस आपकी नज़र आती है एब्स्ट्रैक्ट के अंदर। तो वो जो कि जितना गहरा आपने एम्पिरिकल एनालिसिस किया होता है उतना ही अच्छे तरीके से आप काबिल हो जाते हैं कि अपने एब्स्ट्रैक्ट के अंदर वो मेहनत जो है उसको आप ज़ाहिर कर सकें। तो ये चीज़ होती है जो एडिटर देखता है और उसी चीज़ के ऊपर वो डिसीजन करता है कि आया कि उसको आपका पेपर जो है वो रिव्यू प्रोसेस के अंदर भेजना चाहिए या उसको डेस्क रिजेक्ट करना चाहिए। अच्छा, जब आप ARDL की बात करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ जनाब बोले एक या स्टैटिस्टिक जो ओरिजिनल मॉडल होता है उसी को लेके उसी के ऊपर डिसीजन कर देते हैं, इधर को इंटीग्रेशन है या नहीं है। मैंने भी ये मिस्टेक्स की थी जब शुरू में चीज़ें सीख रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर 2013-14 का मेरा काम देखे तो फिर मैंने क्या किया कि अल्टरनेटिवली वेरिएबल जो थे उनके मॉडल्स बनाए। फ़र्ज़ करो कि मैं अगर बात करता हूँ प्रोडक्शन फंक्शन की, जिसमें हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो उसको अफेक्ट करते हैं, जनाब वाला ट्रेड अफेक्ट करती है, उसको कैपिटलाइजेशन अफेक्ट करती है, उसको लेकर। तो बेसिकली देखा जाए 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, लेकिन मैंने उस हवाले से देखा कि उसके पहले तो प्रोडक्शन फंक्शन जो उसको हमने एस्टिमेट किया, फिर जनाब वाला ट्रेड उसको डिपेंडेंट किया, उसके बाद कैपिटल को डिपेंडेंट वेरिएबल बनाया, उसके बाद हमने लेबर को डिपेंडेंट वेरिएबल बनाया। तो उससे मुझे 4 मॉडल मिल गए। उस 4 मॉडल के मिलने के बाद जब मैंने अपनी एफ वैल्यू कैलकुलेट की तो उससे मुझे पता चला कि इसके अंदर इतने कॉन्टिग्यूटिव वैक्टर्स हैं। आया कि उस प्रोडक्शन फंक्शन के जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर रहते हुए 2 कॉन्टिग्यूटिव वैक्टर्स हैं, 3 इंटीग्रेटिंग वैक्टर्स हैं या 4 कॉन्टिग्यूटिव वैक्टर्स हैं। उससे क्योंकि जो आपकी होती है कॉन्टिग्रेशन उसके लिए मिनिमम एक कॉन्टिग्रेटिव वेक्टर हो तो हम कहते हैं कि वेरिएबल के दरमियान कॉन्टिग्रेशन है। लेकिन इस तरह का फ्लेवर अगर देखें जो है, अब ये जो मैंने मॉडल 4 आपको बताए हैं इससे थोड़ा सा आप गौर से देखें तो हमें जोहानसन कॉन्टिग्रेशन जो है उसका हमें टच नजर आ रहा है, क्योंकि वो हमें हमेशा जब भी आप उसको एस्टिमेट करते हैं तो हमें कॉन्टिग्रेटिंग नंबर्स के बारे में बताता है, तो इस कोई कॉन्टिग्रेटिंग वैक्टर्स के बारे में बताता है, तो नंबर्स के बारे में बताता है। तो इसी तरह उसका टच जो है वो आप ARDL के अंदर भी वो एस्टिमेट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी है और इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे आपके साथ कि चौथा पॉइंट जो है वो क्या है कि जिसकी बेस के ऊपर आप जो है अपने रिसर्च इंप्रूवमेंट को और बेहतर तरीके से पेश कर सकते हैं। उस वक्त अपना और अपने अहल खाना का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।